देखिए बेटा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। अब उसी के आगे आज हम लोग करेंगे स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग एक कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। कार्बोकैटायन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उस पे जो वर्कशीट है पहले हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, एक वर्कशीट है और इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ये आपके इसमें कवर्ड है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार हम लोग पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ऑर्डर जो हम लोग ने लिखा है, अगर कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो ऑर्डर देख भी लीजिएगा। ठीक है ना, आपके पास नोट डाउन होगा ही ऑर्डर। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको तीन डिफरेंट कार्बोकैटायन दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इन सभी में हमें करना क्या है, इन कार्बोकैटायन को इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए ए, है ना, मेथिल कार्बोकैटायन को। ये आपका एथिल कार्बोकैटायन है बी मान लीजिए, और ये आपका आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन है। अब इन तीनों की स्टेबिलिटी हम लोग को बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कार्बोकैटायन का टाइप देखना होता है ना, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। जब भी आपको कार्बोकैटायन देखा दिया जाए या आपको कोई भी इंटरमीडिएट दिया जाए, अभी हम लोग कार्बोकैटायन से पहले कार्बन नैनो फ्री रेडिकल भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट के टाइप को देखते हैं। तो ये तीनों कार्बोकैटायन आपके कैसे कार्बोकैटायन है, क्लासिकल कार्बोकैटायन है। ठीक है, क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे कार्बोकैटायन को क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब क्लासिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो किन फैक्टर से गवर्न होती है ना, बताइए किन फैक्टर से गवर्न होती है। तो पहला फैक्टर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, और सेकेंड फैक्टर होता है इंडेक्टिव इफेक्ट। उसमें आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, और प्लस आई इफेक्ट के और माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे पहले तो हम लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें देखना होता है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके उससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है ना, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन ही अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो जो पहला वाला है इसमें तो देखिए जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड में देखेंगे तो इसमें बेटा तीन आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे, थ्री अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और तीन अल्फा हाइड्रोजन का मतलब इसके कितने बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, है ना, इसमें इसके तीन हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, सी वाले में देखेंगे तो ये दोनों ही अल्फा कार्बन है, और टोटल अगर देखें तो थ्री प्लस थ्री टोटल सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, और इसके टोटल सिक्स हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, और सब में हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर का नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, और जितने ज्यादा नंबर में बनते हैं हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमें बोलना होगा इसमें सी को। ठीक है, बिकॉज उसके सिक्स हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फिर आपका बी हो जाएगा और फिर आपका ए हो जाएगा, एंड दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। तो ये आपका कार्बोकैटायन का जो है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया, Yes. है ना। इसे हम लोग डिग्री देखकर भी बता सकते थे, क्लासिकल कार्बोकैटायन में डिग्री दे के भी बोल सकते हैं, जैसे ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका सुपर प्राइमरी है ना, इसको हम लोग सुपर प्राइमरी भी बोल सकते हैं। तो इसमें 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। डिग्री में सबसे ज्यादा डिग्री टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होते हैं 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सुपर 1 डिग्री सबसे लास्ट में आएगा, है ना, मेथिल। तो इस हिसाब से भी आप दे सकते थे आंसर। ठीक है, अब जैसे ये वाला भी है, इसमें बताइए, आप ही लोग अटेम्प्ट करिए, ये चार कार्बोकैटायन आपको दिए हुए।
इनमें ए बी सी डी मान लीजिए, और इनको इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ए बी सी डी। ए बी सी डी है ना। ए आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये जो इसमें आप डिग्री देखेंगे तो डिग्री बेटा सबकी ही 3 डिग्री मिलेगी आपको देखने को, तो डिग्री से देखने से कोई फायदा नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि डिग्री सबकी क्या है, 3 डिग्री। अब आपको हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स देखने होंगे, ये भी क्लासिकल कार्बोकैटायन ही दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ पे ये कार्बन, ये कार्बन, ये तीनों कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएंगे, और इन तीनों पे 3 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो जो पहला वाला है ए, इसमें आप देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, 3 ये हो गए, 3 हो गए, टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो ए टाइप का कार्बोटाइन है उसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आपके बनेंगे 9। फिर बी में देखेंगे तो बी में अल्फा कार्बन, यहाँ पे बेटा 2 ही अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, यहाँ पे ये अल्फा पे तो 3 हो जाएंगे, और इस अल्फा पे भी 3 हो जाएंगे। तो टोटल आ जाएंगे 3+2, और 3+3 6+2 8 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। बी में एक अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बी में कम बनेगा, है ना। ए के 9 बनेंगे और इसके बनेंगे 8। अब अगर सी की बात किया जाए तो इसका ये वाला अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, इस अल्फा पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा पे भी 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इस अल्फा पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई मेथिल है ये। तो इसके टोटल आप देखेंगे तो 7 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, है ना। कार्बोकैटायन के सराउंडिंग में 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इट मीन्स उसके 7 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। और इस वाले केस में सब पे 2 2 2 ही है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और 6 अल्फा हाइड्रोजन इनमें से सबसे कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देखें, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसके 9 बनेंगे, इसके 8 बनेंगे, इसके 7, इसके 6। और जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा स्टेबल ए हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा। ये आपका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? यस यस। है ना। अब देखो, अब इस ये थर्ड वाला एग्जांपल भी आप ही लोगों को बताना है। ये इसमें 2 आपको कार्बोटाइन दिए हुए हैं, इन दोनों में बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, और रीजन भी बताना है। थ्री ए, ए होगा, है ना, ठीक है, ए होगा। अच्छा, रीजन क्या है, ए क्यों स्टेबल होगा बी से? प्लस एम एफ। प्लस, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये आपने पहचान लिया, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है, ये कार्बोकैटायन के जस्ट पड़ोस वाले एटम पे बैठा है। और ये हम लोग बात कर चुके हैं, कार्बोकैटायन के जस्ट पड़ोस वाले एटम पे अगर कोई हेटेरो एटम हो, तो उसके लोन पेयर जो होते हैं वो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और वो कार्बोकैटायन का ऑक्टेट क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट से वो स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकैटायन। और अगर हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे होंगे इसके, अल्फा कार्बन पे देखें तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज है ना। और मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेंट होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट आपका रियल रेजोनेंस होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन आपका क्या होता है, नो बाउंड रेजोनेंस होता है ना। इस वजह से आपका जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ए हो जाएगा, मोर स्टेबल ए हो जाएगा, और लेस स्टेबल बी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका करेक्ट है, ये आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
अब इसके बाद जैसे फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में यहाँ पे कार्बोटाइन बैठा हुआ है, पहले वाले में, ये सेकंड वाले में, ये पूरा ए इस एग्जाम्पल मान लीजिए, ये आपका बी हो गया, बी कार्बोटाइन है ना। इन दोनों में बताइए। ए बस में ए मोर स्टेबल होगा, क्यों? so इसमें भी M प्लस हाँ, इसमें भी प्लस एम ही लग रहा है, ठीक है। ये जो आप ऑक्सीजन का लोन पेयर देख रहे हैं, ये वाया रेजोनेंस, ये अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये लपक झपक करते हुए यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा डायरेक्ट प्लस एम इफेक्ट लग रहा था, अगर देखा जाए तो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम पे है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट एक तरह का रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस आपका डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें तो ऑक्सीजन माना कि दूर बैठा हुआ है, डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, लेकिन वो कॉन्जुगेशन में है, उसका जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के, वो कॉन्जुगेशन में है। और वो कॉन्जुगेशन की वजह से देखिए, इसका मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इसका जैसे ये पहले केस में लोन पेयर आएगा इधर, है ना, और राइट साइड ये आएगा इधर, और बेटा ये आएगा इधर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बन रहा है डबल बॉन्ड, और इसकी वजह से इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे भी बेटा वो प्लस एम इफेक्ट से ही स्टेबलाइज हो रहा है। ये किस इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज बाई प्लस एम इफेक्ट, है ना। किस ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट से, ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है इसके प्लस एम इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अगर अच्छा दूसरे वाले में देखें तो दूसरे वाले में मिथिल बैठा हुआ है, और ये थोड़ा प्लस आई इफेक्ट जरूर लगा रहा होगा, आल्दो डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई है, पैरा पोजीशन पे प्लस आई इफेक्ट नेग्लिजिबल टाइप का होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्टेबलाइज भले ही कर रहा हो, ठीक है। और हाँ, तो इसमें हाँ थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, ऐसा नहीं कि इसके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इसको स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस एम इफेक्ट पे डोमिनेंट होता है प्लस एम इफेक्ट, इस वजह से मोर स्टेबल हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो ए कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बी कार्बोकेटाइन, ठीक है। क्लियर होगी बात, है ना। ये सारे क्वेश्चन बड़े लॉजिकल हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे भी जा रहे हैं लगातार, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ये वाला बताइए बेटा, कोई बताइए, इसमें भी दो कार्बोटाइन आपको दिए हैं, इन्हीं में आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। बी 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 ज्यादा स्टेबल है किस इफेक्ट की वजह से बी ज्यादा स्टेबल है? माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम है ना। तो यहाँ पे देखो NO2 का बेटा लग रहा है माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। और NO2 का माइनस इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, अगर आप ऑर्डर में देखे होंगे तो NO2 काफी आगे बैठा हुआ है माइनस एम के ऑर्डर में। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है, अगर आप इसको पहचानो तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, और इसका भी लग रहा होगा माइनस एम इफेक्ट। बट अगर हम लोग कंपेरेटिवली बात करें तो NO2 का माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो एल्डिहाइड के माइनस एम इफेक्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। NO2 का जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो एल्डिहाइड के माइनस एम इफेक्ट पे डोमिनेंट है ना। तो ये हम लोग को वो जो प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है उसको आप देख कर उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। और वो ऑर्डर सभी लोग लिख लिख के याद भी करने की कोशिश करिए, 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट, अच्छा माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। और किसका माइनस एम इफेक्ट कम है, तो जो सेकंड वाला है इसका माइनस एम इफेक्ट कम है, एल्डिहाइड का कम है। तो ये एल्डिहाइड ये कम डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, है ना।
NO2 तो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये वाया रेजोनेंस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। यहाँ भी बढ़ेगी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, बट जितनी ज्यादा बेटा ए वाले कार्बोटाइन में इंक्रीज होगी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, उतनी ज्यादा यहाँ पे नहीं इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जो कार्बोटाइन है वो बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा रिलेटिवली ए से, है ना। आल्दो माइनस एम इफेक्ट की वजह से दोनों डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे रिलेटिव ऑर्डर बताना है, तो बी वाला ए से तो ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है ना। ये वही वाला एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो कि एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, और उसका एक फ्रेंड है वो 2 सब्जेक्ट में फेल है ना। तो यहाँ पे वही वाला सिचुएशन है कि माइनस एम इफेक्ट अल्टीमेटली डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन जिसका माइनस एम इफेक्ट कम है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है रिलेटिवली, है ना। तो जो बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है और एक बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया मान लीजिए, तो जो एक सब्जेक्ट फेल है वो हमारे हिसाब से अगर कंपेरेटिवली बात करें तो वो ज्यादा बेटर है सेकंड वाले से। वो है ना, कम से कम एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ, वो तो दो दो में फेल हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, लेकिन आप लोग सभी सब्जेक्ट में पास होइएगा, है ना। अच्छे से मेहनत करिए सब्जेक्ट, क्योंकि अब सारे पेपर आपके ऑफलाइन ही हो रहे हैं, है ना। तो उसमें पूरी मेहनत से दीजिएगा, क्योंकि पेपर भी टफ बन रहे हैं, है ना। मैंने देखा है अभी सीएमएस का पेपर ही काफी टफ बनाया है इन लोगों ने। तो पेपर रिलेटिवली थोड़ा टफ बना रहे हैं, पता नहीं क्यों टफ बना रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा ये वाला देखते हैं। इन दोनों बताइए 6 में कौन सा ज्यादा स्टेबल है कार्बोटाइन। बताइए बेटा। जूही बेटा बताइए। बी। बी मोस्ट स्टेबल है। हाँ रीजन क्या है, आंसर तो सही है आपका। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अच्छा। ठीक है, सही है। इसमें देखिए दोनों कार्बोटाइन में जो बी वाला कार्बोटाइन है, इसके अल्फा कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन है, ये पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, ये किस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और अगर ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, और इन 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर की वजह से वो स्टेबलाइज हो रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं ये वाला सेकेंड वाला। इसमें ये वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के हाइड्रोजन देखने में तो लग रहा है इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब इसके 0 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। ठीक है, और कोई इफेक्ट यहाँ पे लग भी नहीं रहा है अगर देखा जाए तो, है ना। रेजोनेंस हो नहीं पा रहा है। और एक बात है, थोड़ा सा इसको भी समझ सकते हैं हम लोग, कि जो CS2 है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। इसमें s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है sp3 वाले से, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो थोड़ा सा इसका माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा होगा, है ना। उल्टा इस मेथिल का आई में लग रहा होगा प्लस आई, है ना। तो आई इफेक्ट से भी अगर देखा जाए तो ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है। वैसे
हमें पहले जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है ना उसी के बेसिस पे आंसर देना होता है। तो डोमिनेंट इफेक्ट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, आई इफेक्ट पे डोमिनेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। मेन कॉज आपका हाइपर कॉन्जुगेशन ही होगा, और हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बी में ज्यादा बन रहे हैं, सो बी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन ए कार्बोकेटाइन, तो बी का स्टेबिलिटी ए वाले से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सही है, करेक्ट। अब जैसे ये वाला कार्बोटाइन देखिए, इसमें बताइए। A is more Sir, stable. A. हाँ, ए मोर स्टेबल है, क्यों? sir, resonance में involved. रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, हाँ। तो रेजोनेंस में तो ये वाला भी इन्वॉल्व है, देखो ये इतना पार्ट एलाइलिक है, Aromatic. Partial resonance है वो सर। हाँ। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं ना पहले वाले के, क्योंकि इसमें ये वाला पाई बॉन्ड पहले इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज बेटा आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, फिर इसके पड़ोस में जो दूसरा वाला पाई बॉन्ड है ये देखेगा कि अरे बगल में आ गया हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, तो फिर ये इसके साथ डीलोकलाइज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इसके साथ डीलोकलाइज करेगा, तो इसके आपके देखने को मिलेंगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन इसमें आपके केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ रेजोनेंस में तो दोनों ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले में बनते हैं ना, इसको ए बोल दें इसको बी बोल दें, तो आपका ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। रीजन रीजन जरूर लिख लीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे केवल रीजन ही पूछा जा सकता है। तो बी क्यों स्टेबल है? ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बी के रेजो स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बी कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल देन ए, सॉरी ए कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल देन बी, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। ये बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 3 कार्बोटाइन दिखाए गए, इन तीनों में हमें बताना है स्टेबिलिटी क्या होगी। ये आपका ए है, ये आपका बी है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मिसप्रिंट है, उसको मैं सही कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, वो उसमें है नहीं। अब वो सही हो गया क्वेश्चन। अब बताइए। B is है ना, सबसे स्टेबल कौन सा? B. B. बी। बी। क्यों सबसे ज्यादा बी क्यों स्टेबल है? Aromatic. बी एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि बी में आप देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने की वजह से ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो ये वाला भी आपका एरोमेटिक ही है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ भी पाई बॉन्ड है, वो उसमें प्रिंट नहीं था, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड है, तो ये आपका ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन हो गया, है ना। याद आ रहा है ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन? Yes sir. ठीक है। ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन जो होता है, इसमें टोटल आप देखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब हकल रूल फॉलो कर रहा है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस पूरी रिंग में होता है, तो बेटा ये वाला भी एरोमेटिक होता है, ठीक है। अब आपको जब दोनों एरोमेटिक दे दिए गए, तो आपको फिर कैसे डिसाइड करेंगे इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, बी और सी में? फिर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें टोटल आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, और इसके बेटा टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ट्रोपोलियम कार्बोटाइन आप जब इसके रेजो स्ट्रक्चर आप कॉपी में बना के एक बार देखिएगा, तो देखेंगे कि इसका पॉजिटिव चार्ज हर एक कार्बन पे जाता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ है, तो यहाँ से 3rd पोजीशन पे इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, उसके बाद यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड आ चुका होगा, तो इसके बाद फिर ये इधर आएगा,
फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो टोटल आप देखेंगे तो इसके पूरे पूरे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी हो जाएगा, फिर बी। और ए वाले को अगर गौर से देखें तो ये आपका एंटी एरोमेटिक है। इसको आपको एंटी या एंटाई एरोमेटिक भी बोल सकते हो, एंटाई एरोमेटिक। तो ये आपका एंटाई एरोमेटिक है ना। क्यों है एंटाई एरोमेटिक? क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है ना, प्लेनर भी है और पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल आपका सी हो जाएगा बेटा, फिर आपका बी हो जाएगा। और ए वाला तो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हाईली हाईली अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो फिर ए बी सी ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ हेलो, हाँ बताइए शुक्ला जी। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आधे घंटे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप ही बता दीजिए, मेरी बात हो गई उससे, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए तो इसमें भी आपको 3 डिफरेंट कार्बोकेटायन गिवन है, ठीक है। और इसको आप बोल दीजिए ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी, ठीक है। तो इन तीनों में अगर हमसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, है ना, तो बताइए क्या होना चाहिए। बताइए बेटा क्या होना चाहिए। Sir, ACD. सर CAB। हाँ देखो सी सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखो सी वाले में ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और उसके पड़ोस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे कार्बोटाइन प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज बाई प्लस एम इफेक्ट। और बाकी प्लस एम इफेक्ट और आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, है ना। प्लस एम इफेक्ट और आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। और सेकेंड वाले में जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका लग रहा है माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। इसका क्या लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट। और माइनस एम इफेक्ट की वजह से वो उल्टा क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। और थर्ड वाले में अगर देखा जाए तो ये जो लोन पेयर है ये इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो प्लस एम इफेक्ट तो नहीं लग पा रहा है, ठीक है। हाँ नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये थोड़ा बहुत माइनस आई इफेक्ट जरूर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद अगर देखें तो ये वाला कार्बोकेटायन होना चाहिए, ए वाला, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा माइनस एम इफेक्ट से डिस्टेबलाइज हो रहा है और साथ ही साथ इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज भी हो रहा होगा, हाई, है ना। अगर देखा जाए तो स्टेबलाइज बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। लेकिन जितना स्टेबलाइज वो प्लस एम इफेक्ट से हो रहा होगा उतना हाइपर कॉन्जुगेशन से तो नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब सी के बाद ए को लिख देना चाहिए। और ये वाला हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि माइनस एम इफेक्ट से डिस्टेबलाइज हो रहा है ना। इसके भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, लेकिन रिलेटिवली देखा जाए तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो पहले हमें प्रायोरिटी देनी होगी किसको, मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो माइनस मीजोमेरिक में भी वो माइनस एम लग रहा है, और माइनस एम क्या करता है, स्टेबिलिटी को कम कर देता है।
तो अल्टीमेटली जो ऑर्डर बनता हुआ दिख रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। सी मोस्ट स्टेबल, फिर ए, फिर बी। ठीक है, क्लियर होगी बात। देखो एक ये वाला भी देख लो, इसमें आपको ये दो कार्बोटाइन दिए हुए हैं, इसमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। सभी बी मोर स्टेबल होगा, है ना। तो बिल्कुल सही, बी मोर स्टेबल होगा, क्योंकि बी वाला जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। देखिए Yes. इतना पार्ट देख लीजिए, तो ये आपका पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट ये वाला कार्बोटाइन अगर आप गौर से देखिए तो ये पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। ये आपका नॉर्मल क्या है, क्लासिकल, है ना। ये आपका क्लासिकल कार्बोकेटायन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। और क्लासिकल में भी देखें तो 2 डिग्री है ना। और क्लासिकल कार्बोटाइन और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोटाइन में तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो आपका आंसर ठीक है, बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी 10 एग्जाम्पल करे हैं, ठीक है। अब इसमें एक आपको एक रेयर एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। ये इस तरह के एग्जाम्पल कुछ रेयर एग्जाम्पल होते हैं, है ना। देखिए क्या मतलब है रेयर एग्जाम्पल का, क्या मतलब है। देखिए अगर आपको कोई कार्बोकेटाइन दे दिया जाए, ये वैसे हम लोग ऑर्डर में डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार चलो इसको देख लेते हैं। ये जो सीपीएम कटायन होता है, सीपीएम मतलब 3 मेंबर रिंग आपको कभी दिखे और इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखे, तो इसको बोलते हैं सीपीएम कार्बो कटायन। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकटायन। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकटायन। तो ये जो सीपीएम कार्बोकटायन होता है, और एक ले लेते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजाइलिक ले लेते हैं, चलो इसका कंपैरिजन करते हैं बेंजाइलिक कार्बोकटायन से, है ना। तो ये जो सीपीएम कार्बोकटायन होता है, ये बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकटायन से भी मोर स्टेबल होता है। अगर दोनों की स्टेबिलिटी देखी जाए तो सीपीएम कार्बोकटायन तो इसमें सीपीएम कार्बोटाइन जो होता है वो बेंजाइलिक कार्बोटाइन से मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। यस अब यहाँ Yes. पे बात आती है कि ऐसा क्यों, वाई सीपीएम कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोटाइन, है ना। आपको लगेगा कि सर यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, बेंजाइलिक कार्बोटाइन में तो बेटा क्या हो रहा है, इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये तो प्रॉपर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। बट यहाँ तो कोई रेजोनेंस दिख नहीं रहा है, ये तो आपका, ये आपको क्लासिकल टाइप का ही लग रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला तो कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये एक आपका रेयर एग्जांपल है, ठीक है। ये रेयर एग्जांपल या स्पेसिफिक एग्जांपल हम कह सकते हैं। ये जो सीपीएम कार्बोटाइन है, देखने में जरूर लग रहा है कि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बट इसमें रेजोनेंस होता है, और इसको इस तरह के स्पेसिफिक टाइप के रेजोनेंस को हम लोग नाम देते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो ये डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। ये किससे स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज बाय डांसिंग रेजोनेंस। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये डांसिंग रेजोनेंस तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना। ये बात तो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं करी, ये होता क्या है तो हमें पता ही नहीं भाई। रेजोनेंस भी डांसिंग टाइप का होता है, तो ये क्या है भाई।
तो ये तो पहले मैंने आपको एक फैक्ट बताया है कि ये जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है ना? केमिस्ट्री बहुत सारे फैक्ट्स से भरी पड़ी है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है, फिर हम लोग बात करेंगे ये क्यों होता है ना? तो पहले हमें पता होना चाहिए सीपीएम कार्बोटाइन जो होता है ये डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। और डांसिंग रेजोनेंस इस एक बहुत डिफरेंट टाइप का, बहुत स्पेसिफिक टाइप का एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। और ये एरोमेटिसिटी पे भी डोमिनेंट होता है, ऐसा देखा जाता है। अगर यहाँ पे एक 3 नंबर रिंग और लगा दे तो ऐसे कार्बोकैटायन तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना? तो ऐसी इसमें क्या खूबी है, आते हैं समझते हैं इसको, है ना? देखिए, डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है इसको समझते हैं। तो डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजोनेंस। ये बहुत स्पेसिफिक टाइप का रेजोनेंस होता है। और ये लेकिन ये कुछ ही रेयर एग्जांपल्स इसके देखे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट ओनली एग्जिस्ट इन सीपीएम कटायन। इसका बस यही एक एग्जांपल ही बनता है। सीपीएम कटायन, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकटायन को बोलते हैं सीपीएम कटायन। इसका पूरा फॉर्म है साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकटायन। तो ये जो हम लोग बात करने जा रहे हैं डांसिंग रेजोनेंस की, ये केवल और केवल सीपीएम कार्बोकैटायन में ही देखा जाता है। सीपीएम कार्बोकैटायन सिंपल है, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन, एक 3 मेंबर रिंग और उस पे कार्बन अटैच्ड हो, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो ऐसे कार्बोकैटायन को ही बोलते हैं सीपीएम कार्बोकैटायन। अब क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस या कैसे होता है, इसको समझने की जरूरत है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये मैंने दिखाया है कि ये 3 मेंबर रिंग है ना? साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोटाइन। और इसके एंगल नियरली 62 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री के आसपास होते हैं। और अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन आपसे अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे कि sp3 है। और sp3 के हिसाब से इसके जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है वो होने चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। दीज 109 डिग्री, ये आपके क्या है, ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है। मतलब इसके ऑर्बिटल्स एक्चुअली इतने एंगल पे रहना चाहते हैं, है ना? इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इतने एंगल पे रहना चाहते हैं, लेकिन बेटा रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका खुद का एंगल कितना है, इनका जो एंगल है वो 62 डिग्री है। तो इस वजह से क्या होता है कि इन कार्बन पे, इन तीनों कार्बन पे जबरदस्त एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, क्योंकि इनके ऑर्बिटल अगर 109 डिग्री पे रहना चाहते हैं और रिलैक्स्ड वे में वो 109 डिग्री पे रहना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको बंदिश में रखा हुआ है, बंधन में रखा हुआ है ना? आपने उनको 62 डिग्री पे रखा हुआ है, तो दे फील सम स्ट्रेन, है ना? वो क्या फील कर रहे होंगे, कुछ स्ट्रेन फील कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई काम है जो आप मान लीजिए करना चाहते हैं, है ना? आपका बहुत मन है वो काम करने का, लेकिन आपके पेरेंट्स वो आपको काम करने नहीं देना चाहते हैं, है ना? लेकिन आपको पता है कि वो काम करने से आपका फायदा होगा, आपके फेवर में है वो चीजें, लेकिन सपोज वो ऐसा कोई आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी कोई बात सुनने को नहीं तैयार है, समझने को नहीं तैयार है, तो उस समय आप थोड़ा सा स्ट्रेन फील करेंगे, आपको लगेगा कहाँ यार, है ना, बंधन में, है ना, तोड़ दे सारू बंधन को, है ना? तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल के दिल से पूछिए तो ये भी ऐसा ही फील कर रहे होते हैं, है ना? ये भी अपनी जिंदगी जीना चाह रहे होते हैं लेकिन बेचारे जी नहीं पा रहे। क्या करें भाई? कैसे क्या होगा? तो देखिए ये इनका मैंने ऑर्बिटल पिक्चर दिखाया है। देखो इनका ऑर्बिटल पिक्चर आप देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ये एक्चुअली 3 कार्बन है साइक्लोप्रोपेन के रिंग के स्केलेटन के। और इनका जो लाइन ऑफ फ्रेम है, लाइन ऑफ फ्रेम मतलब इनके एक्चुअल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए वो इस डॉटेड लाइन के अलोंग लाइन लाई करने चाहिए। लेकिन बहुत जबरदस्त एंगल स्ट्रेन है भाई, 109 पे रहना चाह रहे हैं और है कितने पे, 60 के आसपास। तो लगभग आप देखो तो 47 डिग्री का आपका एंगल स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। तो इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन को ये मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये भी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये ऑर्बिटल जो है ये थोड़ा सा आउटवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, ये इस लाइन ऑफ फ्रेम पे आते ही नहीं है ना। मतलब जो इनका जो ये इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि एक बॉन्ड बनने के लिए एक इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है। तो ये तीनों ऑर्बिटल आप देख रहे हैं कि ये इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस के लॉन्ग लाई ही नहीं करते हैं।
जबकि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग ही बनता है, लेकिन ये थोड़े से क्या हो रहे हैं, ये थोड़े से, है ना, बागी हो रहे हैं, ये थोड़े से आउटवर्ड शिफ्ट हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि वो कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, है ना, और वो एंगल स्ट्रेन को फ्री करना चाह रहे हैं, एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा आउटवर्ड हो जा रहे हैं, है ना, बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं, है ना। ये वाला भी ऑर्बिटल देखो, इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी थोड़ा सा बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं, मतलब ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना, उसके लॉन्ग ना लाई करके थोड़ा सा आउटवर्ड लाई कर जाते हैं। ऐसे ये तीसरा वाला देखो, तो ये यहाँ पे लाई करने चाहिए ऑर्बिटल इनके इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर की तरफ लाई करते हैं, है ना, इस तरह से, है ना। बोलो भाई। और इसको बोलते हैं थ्योरी में कि ये बेंट हो जाते हैं, है ना। इसको थ्योरी में क्या बोलते हैं, ये कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोटाइन के हाइब्रिड ऑर्बिटल को बोलते हैं ये बेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ये कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये बेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा क्या हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. ठीक है। तो ये बेंट हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, बेंट होने से क्या होता है, देखो। अब ये जो इस कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, उस पे है पॉजिटिव चार्ज, और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन मतलब कार्बोकेटाइन पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। इसके पास एक क्या पड़ा होगा, एक खाली पी ऑर्बिटल। ये क्या पड़ा होगा इसके पास, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा होगा, ठीक है। और ये इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इसके शेयरिंग हो रही है यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ भी, ठीक है। ये डायग्राम में तो काफी दूर दिख रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी नजदीक पहुंच जाते हैं इस ऑर्बिटल के। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख रहे हैं ना, ये काफी नजदीक पर हो जाते हैं, लाई करते हैं इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के, और इनका मन मचल जाता है, और ये एक समय ऐसा आता है कि ये ऑर्बिटल यहाँ से टूट जाता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, इंस्टेंटेनियसली ऐसा होता है। और ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने लगती है, मतलब ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने लगता है। देखो मैंने नीचे दिखाया होगा, देखिए इस तरह से कुछ सिचुएशन देखने को मिलती है कि इस कार्बन पे ये वाला और ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे ये मोमेंटरी बॉन्ड टूट रहा है ना, ये बॉन्ड यहाँ टूट टूट रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके बेंट ऑर्बिटल के साथ क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ठीक है ना। तो जब ये ओवरलैपिंग होती है, तो ये ऑर्बिटल जो उसका खाली पड़ा ऑर्बिटल है, उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे बेटा दो इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पहुंच गई, उसके ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग हो गई, है ना। मतलब उसके जो बेंट ऑर्बिटल है वो शेयरिंग कर रहे हैं किसके साथ, उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। और इसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, खत्म हो गया भाई, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने देखो यहाँ पे शो कर दिया है, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल खाली हो गया है। लेकिन ये बहुत रैपिड होता है, ये बहुत रैपिड होता है ना। अभी जैसे देखो, तो इसका एक वाला एक ऑर्बिटल जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये वाले जो पड़ोस में ये जो दो ऑर्बिटल है, बेंट ऑर्बिटल, वो कहेंगे भाई हमें भी जिंदगी जीने का मौका दिया जाए, है ना, मतलब मैं भी और बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगले क्षण क्या होगा कि ये बॉन्ड फिर से बनेगा, ये ऑर्बिटल फ्री हो जाएगा, ये ऑर्बिटल फिर से फ्री हो जाएगा, और ये वाला खटाक से इसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है ना, कि यहाँ से बॉन्ड टूटा और अब की ये वाला ऑर्बिटल थोड़ा सा बेंट हुआ, थोड़ा सा ये फ्री हुआ, इसका बॉन्ड टूटा और इसने इसके साथ क्या कर ली, शेयरिंग। लेकिन ये जो पी ऑर्बिटल है, अगर आप देखिए जो पी ऑर्बिटल जिसको ऐसे रहना था, तो कभी ये इधर वाले के साथ ओवरलैपिंग करता है, राइट वाले के साथ, कभी वो लेफ्ट वाले के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है ना, कभी वो राइट वाले के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, कभी वो लेफ्ट कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है।
तो ये बड़ी जल्दी जल्दी रैपिड ओवरलैपिंग होती है, पहला स्ट्रक्चर दूसरे में कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ दूसरा पहले में कन्वर्ट होता है। और ये रेजोनेंस देखा जाता है कि जितने भी रेजोनेंस होते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जितने भी रेजोनेंस होते हैं, जितने भी तरह के रेजोनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, उनसे सबसे ज्यादा होती है। डांसिंग रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इस वजह से इस डांसिंग रेजोनेंस से जो स्टेबलाइज जो कार्बोकैटायन होता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल हो जाता है ना। इसके स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो कि जैसे इधर से आप तोड़ दो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने लगेगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करने लगेगा ना। साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ तो पाई बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगले क्षण वो ये फिर से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। तो इधर बन गया पाई बॉन्ड, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह का ये जो रेजोनेंस होता है, इसको एक नया नाम दे दिया जाता है, इसको हम लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। अब इसको आप मतलब कि आपको लग रहा होगा सर ये डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं, और कोई नाम क्यों नहीं दे दिया जाता है। तो इसको और कोई नाम इसलिए नहीं दिया जाता है, देखो इसको ऐसे समझो कि, है ना, इसको डांसिंग रेजोनेंस क्यों कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैंने अभी कैमरा ऑन किया है, Yes, sir. Yes, sir. है। तो देखो इसको डांसिंग रेजोनेंस क्यों कहते हैं। देखो ये जो ऑर्बिटल है, ये आप मेरे हाथ देख पा रहे हो, ये ऑर्बिटल जो है ये इस तरह का है, और एक बार ये ऑर्बिटल इधर जाके ओवरलैप करता है नीचे तरफ, एक बार ये इधर जाके ओवरलैप करता है, फिर एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऐसे डिंग 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 बड़ी तेजी से वो ओवरलैपिंग कर होती है। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है देखने में कि वो जो ऑर्बिटल है वो एक तरह से डांस कर रहा है ना। बहुत रैपिड टाइप की इसकी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, 10 की पावर 12 वाला ऑर्डर की कुछ आती है हर्ट्स में। मतलब एक सेकंड में 10 की पावर 12 टाइम्स वो डिंग 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 ऐसे ओवरलैपिंग करता है। इस वजह से ये कार्बोटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मतलब जितने भी कार्बोटायन है उनमें ये कार्बोटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, है ना। तो बस उसको थोड़ा फीलिंग्स एसोसिएटेड उसमें, और है ना, और ये बहुत रैपिड होता है, ये रेजोनेंस बहुत रैपिड होता है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो इस डांसिंग रेजोनेंस के बारे में कुछ दो शब्द लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, है ना। इट अराइजेस ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ वैकेंट पी ऑर्बिटल, है ना। ये कैसे अराइज होता है, ये ओवरलैपिंग से अराइज होता है। किसके ओवरलैपिंग से, वैकेंट पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। और वो वैकेंट पी ऑर्बिटल जो होता है वो किसके साथ ओवरलैप करता है, तो वो बेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। वो बेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके हैं, वो जो 3 मेंबर रिंग है साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोटाइल उसके हैं। तो ये डांसिंग रेजोनेंस एक्चुअली एक तरह की ओवरलैपिंग की रिजल्ट होता है, जिसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल बेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, और इसमें बस यही मेन 3 एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, इसमें एक 3 मेंबर साइक्लोप्रोपिल मेथिल रिंग है। ठीक है, इसमें ये 3 मेंबर साइक्लोप्रोपिल मेथिल रिंग है, और दूसरे में आप देखिए 2 3 मेंबर साइक्लोप्रोपिल मेथिल रिंग है। ठीक है, और तीसरे में देखिए 3 साइक्लोप्रोपिल मेथिल रिंग है। तो जैसे से साइक्लोप्रोपिल मेथिल रिंग का नंबर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसके डांसिंग रेजोनेंस का नंबर भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज होता जा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें इसके है ना, इसमें केवल इसी ऑर्बिटल के जो बेंट ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें इस रिंग के ऑर्बिटल तो करेंगे करेंगे, और जो दूसरी वाली रिंग है उसके ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेंगे, इधर इधर से भी ओवरलैपिंग होगी वो। मतलब दोनों साइक्लोप्रोपिल मेथिल रिंग के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये जो, जिसमें 3 रिंग आप देख रहे हैं, 3 साइक्लोप्रोपिल मेथिल जो रिंग देख रहे हैं ना, इसके सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस बन के स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। तो ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। बात आ रही समझ में।
Yes, sir. क्लियर है? हाँ हेलो, हाँ क्या हो गया? हाँ अरे वो थोड़ा फंसे हुए थे तो वो कह रहे थे कि कहीं हम आने में लेट हो जाएगा, तो हमने कहा ठीक है 7 बजे आ जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ा रहा हूँ बेटा, हैं? तो इसमें बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप देखिए तो पी ऑर्बिटल जो है, कार्बन पे जो पी ऑर्बिटल है वो एक तरह से बेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन होता है। तो ये डांसिंग रेजोनेंस का एक नाम ये भी फेमस है, हो सकता है इस नाम से आपको कभी लिखा मिल जाए। डांसिंग रेजोनेंस को पी ऑर्बिटल बेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पी ऑर्बिटल होता है वो बेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर मान लो इस नाम से कहीं दे दिया जाए तो उसको आप समझ जाइएगा कि वो डांसिंग रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए अब इसमें कार्बोकटाइन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसके अंदर एक खूबी और होती है, एक बहुत ही विशेष गुण पाया जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोटाइन, है ना। जितने भी इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि कार्बोकटाइन एक ऐसा कार्बो इंटरमीडिएट होता है जो अपने आप को रीअरेंज करने की भी टेंडेंसी रखता है। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो है ना, मतलब बाकी जो इंटरमीडिएट है उससे थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये बोलते हैं कि कभी कार्बोकटाइन बनता है किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, और वो कार्बोकटाइन अगर बहुत स्टेबल नहीं है ना, कोई लेस स्टेबल कार्बोकटाइन है, और उसके पड़ोस वाला कार्बन कार्बोकटाइन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है, जिसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, अगर वो वाला वो कार्बन पे अगर कार्बोकटाइन उससे भी ज्यादा स्टेबल बनता हुआ दिख रहा होता है ना, या बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसा कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर लेता है और खुद को रीअरेंज करके अपने पड़ोस वाले अल्फा कार्बन पे पहुंच जाता है ना। मतलब वो पहले जिस कार्बन पे था वो मान लीजिए कि वो 1 डिग्री वाला था, और पड़ोस वाला कार्बन जो उससे डायरेक्टली बॉन्डेड वो 2 डिग्री है, तो वो रीअरेंज कर जाएगा, वो 1 डिग्री से 2 डिग्री में चला जाएगा, है ना। अगर मान लो जिस कार्बन पे है वो 1 डिग्री है, पड़ोस वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो वो 1 डिग्री से 3 डिग्री में चला जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोटाइन 1 डिग्री से तो ज्यादा ही स्टेबल है ना। जैसे मान लो वो 2 डिग्री पे है और पड़ोस वाला आपका बेंजाइलिक कार्बोकटाइन है, तो वो 2 डिग्री से बेंजाइलिक पे चला जाएगा। तो कार्बोकटाइन के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जब भी वो किसी रिएक्शन में बनता है तो वो रीअरेंज होने की भी टेंडेंसी रखता है, और अपने आप को रीअरेंज करके वो मोर स्टेबल कार्बोटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोटाइन। ठीक है, बोलो भाई, आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो कोई पूछे भाई रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो उसको आप सिंपल वे में बोल सकते हो कि whenever a less stable carbon rearrange and converted into another more stable carbon, then this type of phenomenon is called rearrangement of carbon। इस तरह के फिनोमिना को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकता है, तो अगर हम लोग बोले टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट को बोले, तो ये सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है वो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से होता है ना। हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, अभी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट माइनस आयन को, है ना, H माइनस आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन। और कभी H माइनस आयन की शिफ्टिंग होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, अभी हम लोग करके देखेंगे एग्जांपल में। अब देखो सेकेंड टाइप में एल्काइल शिफ्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि एल्काइल तो आप लोग जानते हो कि आर को बोलते हैं, तो इसमें आर माइनस की शिफ्टिंग होती है, ये शिफ्ट हो जाता है।
और R माइनस की शिफ्टिंग की वजह से वो रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। फेनिल शिफ्ट में पीएच माइनस की शिफ्टिंग होती है, मतलब फेनिल रिंग की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। इसमें फेनिल शिफ्ट अकर होता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ फेनिल ग्रुप की शिफ्टिंग की वजह से अकर होता है। और कुछ केसेस में रिंग एक्सपेंशन भी हो जाता है ना। तो रिंग एक्सपेंशन जो होता है वो भी एक तरह सा रीअरेंजमेंट का ही टाइप होता है, उसमें हमारी रिंग ही एक्सपेंड हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये चार तरह से हो सकता है कहने का मतलब। अब इसमें एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, वो भी समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक किसी कार्बोटाइन में हाइड्राइड शिफ्ट होने की भी पॉसिबिलिटी है, और एल्किल शिफ्ट की भी होने की पॉसिबिलिटी, और फेनिल शिफ्ट भी होने की पॉसिबिलिटी है, तो इनमें रिलेटिवली सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। इसको हमारा राजस्थान प्यारा ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि हाइड्राइड शिफ्ट की जो मतलब की टेंडेंसी होती है वो सबसे ज्यादा रिगरस होती है, मतलब सबसे कम एनर्जी पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है। हाइड्राइड शिफ्ट सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है ये। फिर आपका एल्काइल शिफ्ट होता है, राजस्थान से एल्किल को रिलेट कर लीजिए, एल्किल में मिथिल एथिल कोई भी शिफ्ट हो सकता है, और प्यारा से हमारा फेनिल हो गया, है ना। तो ये एक ऑर्डर होता है। अगर कभी हमें रिलेटिवली डिसाइड करना हो कि हाइड्राइड शिफ्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा कि मिथिल शिफ्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम लोग इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे फेवरेबल होता है हाइड्राइड शिफ्ट, फिर एल्काइल शिफ्ट, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं फेनिल शिफ्ट की। मतलब मजबूरी का केस होता है फेनिल शिफ्ट, है ना, बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो शिफ्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं ये केवल कार्बोटाइन के रीअरेंजमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल के से समझते हैं इसको। देखिए पहला एग्जाम्पल इसमें ये दिया हुआ है, ये कार्बोकटायन आपको देखने को मिल रहा होगा डायग्राम में। जो ये पहला कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन आप देखें तो इसकी डिग्री पहले देखिए कि ये कितने डिग्री का कार्बोकटायन। तो ये कार्बोकटायन देखे तो ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका प्राइमरी कार्बोकटायन है ना, 1 डिग्री इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये कार्बोकटायन अभी ये 1 डिग्री है, लेकिन कार्बोकटायन जो होता है ये पड़ोसी को देखकर इंस्पायर होता है, ठीक है। ये पड़ोस वाले जो कार्बन है, पड़ोसी मतलब समझ रहे हो, ये अल्फा कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन बोल रहा हूँ इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन को के डिग्री को देखकर इंस्पायर होगा, ठीक है। वैसे ये मतलब एक कॉमन सी बात है कि मतलब कि हम लोग सभी लोग अपनी सोसाइटी में अपने पड़ोसी को देखकर काफी ज्यादा इंस्पायर होते रहते हैं, है ना। अब उसको इंस्पायर बोलो, जलन बोलो, कुछ भी बोलो, है ना। कि मान लीजिए कि आपका पड़ोसी कल तक अल्टो गाड़ी से चल रहा था, और अचानक वो एक सबसे दिन ज्यादा बताया, शर्मा जी का लड़का। हाँ वही बात है। तो अब मान लो पड़ोसी आपके अल्टो से चल रहे हैं, और पता लगा मर्सिडीज गाड़ी ले आया अचानक एक दिन वो, तो आपको मतलब बिल्कुल आग लग जाएगी। आपको लगेगा यार कल तक तो यार ये अल्टो चल आज रहा नहीं था, सर, आज ये इनकम टैक्स लग जाएगी सर। है ना। इनकम टैक्स तो डिपार्टमेंट वाले लगाएंगे ना, इनकम टैक्स। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये कार्बोटाइन पड़ोसी को देखकर दुखी रहता है बेचारा, लेकिन उसको दुखी रहता नहीं है। जैसे एक इंसान होता है कि पड़ोसी को देखकर दुखी रहता है, एक इंसान होता है कि उससे भी अच्छा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडेड है। ये क्या करता है कि ये सोचता है कि यार अगर मैं कुछ 1 डिग्री कार्बोकटायन, इस समय ये 1 डिग्री है, और पड़ोस वाला कार्बन कितने डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री जैसा बनना चाहेगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। और पड़ोसी अगर लेके आए मर्सिडीज तो मैं भी मर्सिडीज लेके आऊंगा, ये फीलिंग रखते हुए वो 3 डिग्री वाले कार्बन पे जाने का पूरा प्रयास करेगा। अब कैसे करेगा ये, तो ये इसके जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन,
है ना। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है अल्फा कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसको ये पोलराइज कराएगा, ये कार्बोकेटाइन इसको क्या कराएगा, पोलराइज कराएगा, धीरे 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 धीरे। अच्छा पोलराइज कैसे कराएगा, क्योंकि देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा और यहाँ पे ये इसको धीरे धीरे पोलराइज कराएगा। बोलते हैं काफी स्लो प्रोसेस होता है ये, है ना। और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें आपको ये चीज करना है कि ये हाइड्रोजन धीरे धीरे पोलराइज कर रहा है बहुत प्यार से, और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट रहा होगा, और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन एक नया बॉन्ड बना रहा होगा उस 1 डिग्री वाले कार्बोटाइन के साथ, है ना। ये यहाँ पे एक डेल्टा प्लस दिखा दी है तो ज्यादा सही रहेगा कि ये कार्बोकेटाइन ये हाइड्रोजन यहाँ से रीअरेंज करके यहाँ पे जा रहा है, इसे बोल रहे हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। इसे क्या बोल रहे हैं, 1,2 हाइड्राइड। 1,2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इस कार्बोकेटाइन को आप नंबर 1 दे दें, है ना, सिंपल जैसे IUPAC में नंबरिंग करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में 2 कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे रीअरेंज करके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और है, ये हाइड्रोजन आ तो रहा है लेकिन ये खाली हाथ नहीं आ रहा है, ये भैया दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस पे चार्ज डेल्टा प्लस नहीं होगा, इस पे चार्ज होगा डेल्टा माइनस, है ना। ये हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइड आयन H माइनस को बोलते हैं, हाइड्राइड आयन H माइनस बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, और यहाँ पे एक नया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, है ना। इस बात को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो कि ये कैसे हो रहा है। ये हाइड्रोजन पड़ोस का हाइड्रोजन ही बेटा ये लेके भाग रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हौले हौले, और यहाँ पे एक बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट। और कुछ ही पलों के बाद क्या होगा, उसकी मर्सिडीज पे वो घूमेगा। अब बोलो भाई, यहाँ पे उसकी मर्सिडीज ही लेके भाग गया वो, तो अब ये कार्बोकेटाइन आ गया इस कार्बन पे, और वो कार्बन पे आ गया हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3, ये बन गया आपका, ये आपका रीअरेंज वाला कार्बोकेटाइन। और देखो अब ये पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे आ गया है ना, ये 3 डिग्री पे आ गया बेटा, ये बहुत स्टेबल कार्बो पहले के रिस्पेक्ट में, है ना। पहले के रिस्पेक्ट में जो ओरिजिनल सिचुएशन थी उसके रिस्पेक्ट में वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, है ना। रिलेटिवली बात हो रही है यहाँ पे, बोलो भाई। तो Yes. ये एक तरह का रीअरेंजमेंट है, और इसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, या इसको हाइड्राइड शिफ्ट बोल देते हैं, है ना। इसी को ये हाइड्राइड शिफ्ट यही है ऊपर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और अब ये स्टेबल हो गया, क्योंकि देखो अब ये पड़ोसियों को देख रहा है, तो पड़ोसी सारे अल्टो से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मर्सिडीज से चल रहे हैं, है ना। तो इस समय अब ये हैप्पी कंडीशन में, ठीक है। अब देखो भाई आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि यहाँ पे कार्बन पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बोटाइन डिग्री वाइज कितना है, 1 डिग्री। और जब ये देख रहा है इस पड़ोसी वाले कार्बन को, ये कार्बोटाइन किसको देख रहा है, इसको, तो ये कितने डिग्री का है, अरे बाप रे ये तो 4 डिग्री है, हाँ। और अगर अब देखेगा इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब ज्यादा डिग्री का कार्बन में बैठा हुआ है, तो इसकी चाहत होगी इस कार्बन पे जाने की, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचना चाहेगा, है ना। अब ऐसा क्या करे कि यहाँ पहुंच जाए, बोलो भाई, ऐसा ये क्या करे कि यहाँ पहुंच जाए। तो भैया इसमें सीधी सी बात है, या तो वो मेथिल को शिफ्ट करा ले या वो फेनिल को शिफ्ट करा ले। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है ना, इसके अल्फा कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन नहीं, जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या तो बेटा वो मेथिल को शिफ्ट करा ले, है ना, या वो पूरे पूरे फेनिल को शिफ्ट करा ले। अब आपको बताना है कि यहाँ पे उसके लिए फेवरेबल कौन सी है कंडीशन, मेथिल को शिफ्ट कराना कि फेनिल को शिफ्ट कराना। मैथ
है ना। तो ये मेथिल शिफ्ट ज्यादा फेवरेबल होता है, ये हम लोग अभी पढ़े। हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ हो नहीं सकता है, तो हाइड्राइड के बाद आपका मेथिल शिफ्ट, एल्किल शिफ्ट ज्यादा फेवरेबल होता है, तो ये मेथिल शिफ्ट को करा लेगा। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा मेथाइल का जो बॉन्ड पेयर है उसको ये पोलराइज कराएगा, और यहाँ पे वैसे ही वो टिक 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 वाला स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जो एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, और उस ट्रांजिशन स्टेट में आप दिखा सकते हो कि ये जो CH3 पे डेल्टा निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ये वाला ओल्ड बॉन्ड उसका टूट रहा होगा और पड़ोस वाले के साथ न्यू बॉन्ड बन रहा होगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। ठीक है, अगले स्टेप में आप एक नया कार्बोकेटायन बना सकते हैं। यहाँ पे बेटा दिखा दीजिए पॉजिटिव चार्ज, और वो मेथिल कहाँ चला गया, वो पड़ोस वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन अब पहले वाले कार्बोकेटायन से बहुत स्टेबल है। देखो ये ये देखो डिग्री वाइज तो 3 डिग्री है, साथ ही साथ ये डाई बेंजाइलिक पोजीशन पे आ गया, तो इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, ये तो रेजोनेंस से इन्वॉल्व हो गया, ये फेनिल के पाई बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, है ना। तो ये बहुत स्टेबल हो गया पहले से। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन कई बार आपको देखने मिलेगी, जैसे ये वाला मैं बताइए इसमें क्या कैसे होगा। हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट है ना, हाँ, तो इसमें ये हाइड्रोजन शिफ्ट करा लेगा। वैसे होने को तो हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता है, और एक सेकंड पॉसिबिलिटी मेथिल शिफ्ट की भी है, लेकिन जो फेवरेबल है वही कराना है हम लोग को, जो मोर फेवरेबल है वही कराएंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट कर लेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, और वो कार्बोकेटायन अभी 2 डिग्री वाले कार्बन पे है, और वो चला जाएगा बेटा 3 डिग्री वाले कार्बन पे, यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया, और ये पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि पहला वाला बेटा 2 डिग्री था, है ना। अगर इसको आप देखो तो ये आपका 2 डिग्री का कार्बोकेटायन था। ठीक है, क्लियर हो रही बात। यस। ठीक है, हाँ देखो ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए। देखिए ये आपका जेई मेंस, ये एडवांस के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, 2009 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है इन इन द फॉलोइंग कार्बोकेटायन हाइड्रोजन ऑब्लिक मेथिल दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन। तो इसमें आपको ये कार्बोकेटायन दिखाया गया है, और इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन और मेथिल में से कौन सा आसानी से माइग्रेट होगा, है ना, कौन इजीली माइग्रेट होगा उस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन पे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बड़ा कर देता हूँ, देखो समझो। ये कार्बोकेटायन इस समय यहाँ बैठा हुआ है, उसने नंबरिंग कर रखी है उसके हिसाब से 3rd कार्बन पे। एक पॉसिबिलिटी वो यहाँ से हाइड्राइड तोड़ ले, है ना, और यहाँ पहुंच जाए 4 डिग्री वाले पे, मतलब लेफ्ट कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट करा ले वो। और एक पॉसिबिलिटी वो राइट कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट करा ले, है ना, ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। ठीक है, अब बस आपको यही बताना है कि वो कौन सा हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा, कौन उसके लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है। सर सेकंड, उसमें रेजोनेंस भी होगा। सेकेंड वाला है ना, हाँ, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसका जो फ्यूचर है वो कहाँ ज्यादा स्टेबल है, मतलब जो न्यू कार्बोकेटायन बन रहा है वो कहाँ ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इसको ऐसे आप समझ सकते हो, अगर वो यहाँ से निकलेगा H माइनस को निकालेगा, तो ये कार्बोकेटायन आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ से निकाल लेगा तो डिग्री वाइज वो 2 डिग्री ही बनेगा, लेकिन वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा होगा, है ना। ये चीज अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जो प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज कार्बोटायन होगा वो 3 डिग्री कार्बोटायन से भी ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। तो यहाँ पे उसके लिए फेवरेबल है कि वो लेफ्ट वाले मतलब सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन को
शिफ्ट करा ले, है ना, यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आने की वजह से वो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उसके प्लस एम इफेक्ट से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर वो राइट साइड जाएगा तो ऐसा नहीं कुछ होता हुआ दिख रहा है, वो नॉर्मल क्लासिकल टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा वो प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो ये सिचुएशन मोर फेवरेबल होगी, है ना। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में? डी। सर डी। डी हो जाएगा, क्योंकि वो C2 उसने नंबरिंग कर रखी है, तो उसका कहना है कि C2 कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराएगा, तो उसके लिए इजीली मतलब जो सबसे इजी है वो हाइड्राइड शिफ्ट कराना फ्रॉम सेकंड कार्बन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग किया। हाँ, रिंग एक्सपेंशन भी देख लीजिए कि रिंग एक्सपेंशन क्या होता है। रिंग एक्सपेंशन एक बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है जो कुछ ही कार्बोटाइन में देखने को मिलती है। अब देखो इसके दो ही केस होते हैं, मतलब आप पूरी ऑर्गेनिक पार्ट डालेंगे, लेकिन रिंग एक्सपेंशन जब जब होगा तो उसके केवल दो ही केस बनते हैं, मतलब दो ही रीजन्स, दो ही टाइप के केस एग्जाम्पल में रिंग एक्सपेंशन होता है। देखो पहला केस क्या है कि अगर आपको 4 मेंबर रिंग दिख रही हो कभी, है ना, 4 मेंबर रिंग, और उससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे केस में रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होता है, मतलब वहां पे रिंग एक्सपेंशन ही होता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, ऐसे यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और इसका हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए यहाँ पे, अभी हम लोग यही तो कर भी रहे थे ना, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। और तो देखो कई बार हमें चीजें करने के बाद पता चलता है कि यार ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई, है ना। तो देखो अगर हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करा दें यहाँ पे, तो आपको डिग्री के मामले में तो लगेगा कि सर ये 1 डिग्री है और आ गया ये कार्बोटाइन 3 डिग्री पे, तो बहुत स्टेबल हो गया सर ये तो, लेकिन ये फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब कहोगे सर क्यों नहीं, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि 1 डिग्री वाला 3 डिग्री में जा रहा है तो स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे एक थ्योरी और आ जाती है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी बोलती है कि जो 4 मेंबर रिंग होती है ना, इसके एंगल्स लगभग 90 डिग्री होते हैं, इनके बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं। और इस कार्बन पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। तो sp3 होने की वजह से उसके जो ऑर्बिटल हैं वो कितने पे रहना चाहते हैं, 109 डिग्री पे, है ना। बोलो भाई, मतलब उसके जो ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो 109 डिग्री पे रहना चाहते हैं, है ना, 109 डिग्री 28 मिनट पे, लेकिन वो रह कितने पे रहे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये 100% क्या डेवलप हो रहा है, एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। और अगर पर कार्बन एंगल स्ट्रेन देखें तो वो आएगा आपका 109 डिग्री, मोटा मोटा -90 कर दो, तो ये अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री का आ रहा है पर एटम। ठीक है, और इससे अच्छा कि वो रीअरेंज हो ही ना, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 1 डिग्री पे ही रहेगा तो कम से कम उसके एंगल स्ट्रेन तो मिनिमाइज रहेंगे ना, बोलो। Yes. यस सर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझने वाली है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को ही बताओ कितना है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है। एक चीज यहाँ पे और समझने वाली है कि अभी इस समय ये एंगल कितना है, तो यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री, लेकिन होना कितना चाह रहा है, 109 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना है, एंगल स्ट्रेन तो यहाँ भी है ना, तो यहाँ पे 109 -90, यहाँ पे वो 19 डिग्री का है ना, 19 डिग्री। अब देखो इधर वो एंगल स्ट्रेन आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, ये बन गया कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2,
और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 120। इसका मतलब अगर वो हाइड्राइड शिफ्ट करा लेगा तो उसके बॉन्ड एंगल और ज्यादा खुलना चाहेंगे, मतलब वो 120 पे अरेंज होना चाहेंगे, और इस वजह से एंगल स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये लगभग 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन, बाप रे बाप। तो बोलते हैं कि 30 डिग्री या उससे ज्यादा डिग्री का एंगल स्ट्रेन कभी भी रिंग में आने लगता है तो ऐसा रिंग अनस्टेबल हो जाता है, मतलब उसके बॉन्ड ही ब्रेक ही हो जाएंगे, या ऐसा ये फेवरेबल नहीं होगा, है ना। ये रिंग कभी नहीं चाहेगी कि वो टूट जाए, है ना। कोई भी रिंग नहीं चाहेगी कि वो ब्रेक हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है ये थर्मोडायनेमिकली जो है वो क्या है, नॉन फिजिबल है। मतलब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कांट बी पॉसिबल। तो फिर क्या होगा, ये कार्बोटाइन क्या यहीं बैठा रहेगा? नहीं, ये यहाँ नहीं बैठेगा। ये बेटा ये पुष्पा मूवी देख के आया है ना, उसमें एक डायलॉग है ना, मैं झुकूंगा नहीं। तो ये वही वाला कार्बोकेटायन है बेटा। ये ऐसा नहीं कि रीअरेंज करेगा, नहीं ये करेगा। ये पूरी पूरी रिंग ही तोड़ देगा। ये क्या करेगा, रिंग एक्सपेंड करा देगा। देखो कैसे कराएगा आप समझिए। ये क्या करेगा, जब देख रहा है कि हाइड्राइड शिफ्ट कराने पे तो और समस्या है, एंगल स्ट्रेन और बढ़ गया, है ना, और अनस्टेबल हो गया। और रिंग ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हो रहा है, ना कि स्टेबिलिटी कम होने के लिए। तो ये क्या करेगा, दूसरा रास्ता अपनाएगा। ये क्या करेगा, ये कार्बोटाइन यहाँ से होगा ब्रेक। ये जो सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं ना, अगर आप इसको नंबरिंग कर दे तो और बेटर समझ में आएगा। 1 2, ठीक है, 3 4 5। ये जो 2 और 3 कार्बन का जो ये सिंगल बॉन्ड ये टूटेगा, और ये देखो बॉन्ड पेयर जो है ये अप्रोच करेगा, ये अटैक करेगा किस पे, ये इस कार्बोटाइन पे अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बनती हुई दिखाई देगी। ये जो आपका कार्बोकेटायन है ना, समझ पा रहे हैं। ये बॉन्ड ऐसा बन रहा होगा, मतलब ये 1 वाला जो कार्बन है वो किस कार्बन से अटैच्ड होता दिखाई दे रहा है, 5 वाले कार्बन से, ठीक है। और एक यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, है ना। यहाँ वाला डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। यहाँ पे तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस सेकेंड कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो जो था वो एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन का था, एक 5 कार्बन था, लेकिन वो लेके भागा 5 वाला, और 5 वाले ने अटैक किया इसे, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये अगले स्ट्रक्चर में देखिए रिंग ही एक्सपेंड हो गई। ये हमारी जो 4 मेंबर रिंग थी ये कन्वर्ट होती हुई दिख रही है एक 5 मेंबर रिंग में, ठीक है। और आपको कोई पूछे कि सर मतलब ये स्टेबल क्यों है पहले वाले केस की कंपैरिजन में, तो देखो यहाँ पे जो रिंग थी, ये जो 4 मेंबर रिंग, इसमें पर कार्बन एंगल स्ट्रेन आ रहा था 19 डिग्री का। अब ये 5 मेंबर रिंग में जब कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे एंगल आएगा 105 डिग्री। 5 मेंबर रिंग में बॉन्ड एंगल कितने हो जाते हैं, 105 डिग्री, और होना चाहेगा कितना, 120, है ना। तो 120 माइनस 105 कर दो, कितना, 15 डिग्री का स्ट्रेन। और पहले कितने था, 19 डिग्री का। तो अल्टीमेटली स्ट्रेन क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं, Yes. है ना। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन ज्यादा फेवरेबल है। अल्टीमेटली वो रिंग एक्सपेंड करके एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज कर देगा, पहले से कम हो जाएगा एंगल स्ट्रेन, और ये कार्बोकेटायन इस कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो रिंग एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा, रिंग एक्सपेंशन के 2 केस मैंने बोले थे, तो एक केस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये सिचुएशन, आपको देखो सिचुएशन याद रखनी है, आपको एक 4 मेंबर रिंग दिखे और उससे डायरेक्टली बाउंडेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो आप बिना सोचे समझे रिंग एक्सपेंशन करा दीजिएगा फटाक से, ठीक है। एक और होता है रिंग एक्सपेंशन इन 5 मेंबर रिंग, जैसे अभी हम लोग 4 मेंबर रिंग में पढ़ रहे थे,
ऐसे ही 5 मेंबर रिंग में भी होता है रिंग एक्सपेंशन, है ना। इसमें भी सेम सिचुएशन देखने को मिलती है कि यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हो ये बॉन्ड पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर ये अटैक करेगा इसका, ये पहले तो बेटा ये रिंग टूटेगी यहाँ से, और ये बॉन्ड पेयर अटैक करेगा इस कार्बोनाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रिंग एक्सपेंड होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे बन रहा होगा क्या, कार्बोकेटाइन। इस पोजीशन पे क्या बन रहा होगा, कार्बोकेटाइन। अब चाहो तो नंबरिंग कर दो, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो यहाँ पे ये कितने मेंबर बनती हुई दिखाई दे रही है, 6 में। तो यहाँ पे वो 6 मेंबर रिंग बन रही। तो बस ये 2 ही केस आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ डालेंगे, लेकिन रिंग एक्सपेंशन के यही 2 स्टैंडर्ड केस आपको बस यही मिलेंगे आपको देखने को, है ना। या तो 4 मेंबर रिंग एक्सपेंड होती हुई दिखाएगी 5 मेंबर रिंग में, या 5 मेंबर रिंग एक्सपेंड हो जाएगी 6 मेंबर में, ठीक है। 6 मेंबर बहुत स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके एक्चुअल बॉन्ड एंगल भी 120 है और होना भी चाहिए 120, है ना। तो इस हिसाब से ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंडीशन पे आ जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 3 मेंबर रिंग एक्सपेंड हो गई, 4 मेंबर हो गई, है ना, 4 मेंबर हो गई, 5 मेंबर, 3 मेंबर रिंग क्यों नहीं एक्सपेंड होती। 3 मेंबर रिंग में तो और ज्यादा एंगल स्ट्रेन होते हैं, तो ये भी एक्सपेंड हो जाया करे, है ना। तो बोलते हैं कि जो 3 मेंबर रिंग वाला केस होता है, अगर आप उसको देखें 3 मेंबर रिंग और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये आपका कार्बोकेटाइन था, सीपीएम कार्बोकेटाइन, है ना। और सीपीएम कार्बोकेटाइन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है, किससे, डांसिंग रेजोनेंस से। सीपीएम कार्बोकेटाइन तो अपने एंगल स्ट्रेन को वैसे ही रिड्यूस कर लेता है डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू। इसलिए बेटा सीपीएम कार्बोकेटाइन कभी भी रिंग एक्सपेंशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइप के रेजोनेंस से ऑलरेडी स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो कभी आप ये गलती मत करिएगा कि आप ये 3 मेंबर रिंग को पता लगा सीपीएम कार्बोटाइन को भी एक्सपेंड करा दिए और 4 मेंबर में कन्वर्ट कर दिए। ये तो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि जैसे ही वो 4 मेंबर में जाएगा तो उसमें डांसिंग रेजोनेंस थोड़ी ना होगा, है ना। अगर वो 3 मेंबर वाले में रहेगा तो वो डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं सीपीएम कार्बोटाइन इज ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस, सो इट नेवर पार्टिसिपेट इन रिंग एक्सपेंशन। इस वजह से ये रिंग एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। 3 मेंबर रिंग वाला जो कार्बोकेटाइन है वो 4 रिंग एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। बोलो भाई, बात समझ में आ गई। यस Yes. तो ये आपका मैंने कार्बोकेटाइन की जो थ्योरी है वो मैंने आपको करा दी, है ना, कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक छोटा सा इफेक्ट रह रहा है, बस वही बच रहा है इस चैप्टर में, SIR इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा ऊपर SIR, एक मिनट बेटा, SIR इफेक्ट, है ना, सर इफेक्ट बोल सकते हो इसको, SIR इफेक्ट। तो लिख कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो कार्बोकेटाइन आपका कंप्लीट हो गया, है ना, रीअरेंजमेंट भी मैंने आपको सारे बता दिए, है ना। अब आप सीट पूरी लगा सकते हैं, बस ये SIR इफेक्ट और पढ़ लीजिए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, GOC आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा SIR इफेक्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। SIR का पूरा फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए। इस SIR को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। देखिए जब भी किसी स्टेरिक इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस हमारा इनहिबिट होने लगता है, इनहिबिट मतलब बाधित होने लगता है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग SIR इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
देखिए इसका बेसिक स्टेटमेंट या बेसिक डिफिनेशन एक ही लाइन की है, ये देखो दी हुई है। बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इज नोन एज एसआईआर इफेक्ट। है ना, क्या होता है एसआईआर इफेक्ट? रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इज नोन एज एसआईआर इफेक्ट। है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जब भी रेजोनेंस में रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, रेजोनेंस रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, इनहिबिट होने लगता है, तो इस इफेक्ट को इसे हम लोग पढ़ते हैं एसआईआर इफेक्ट के नाम से। ठीक है, अच्छा भाई ये कब होता है? तो ये देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है इन केस ऑफ 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। है ना, देखिए क्या कहना चाह रहा है, मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर से आपको जल्दी समझ में आएगा। बेंजीन की बात कर रहा है। बेंजीन आप लोग सभी लोग जानते हो कि प्लेनर टाइप की रिंग होती है। बेंजीन कैसी रिंग होती है? प्लेनर टाइप की रिंग होती है। अब ये बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं, ये आपकी प्लेनर रिंग है। ठीक है, अब इसमें कोई ग्रुप आप लगा दो भाई, इसमें आप लगा दो कोई COOH लगा दिया बेटा मैंने, एक मैंने कौन सा ग्रुप लगा दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अगर इसको नंबर 1 बोला जाए तो इसके पड़ोस वाले कार्बन को 2 बोलेंगे, और यहाँ पे आपने कोई बैठाल दिया जैसे मेथिल ग्रुप बैठाल दिया। ठीक है, वैसे एल्किल ग्रुप जितने भी होते हैं वो बल्कि ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। अब होता क्या, इसी को वो बोल रहा है 1,2 डाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये इसी की बात कर रहा है। 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट मतलब बेंजीन की आर्थो पोजीशन पे अगर कोई 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या कैसे देखने को मिलेगा इफेक्ट। देखो तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये अगर ध्यान से आप देखो तो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, लेकिन अगर इसकी आर्थो पे ये आके बैठ गया, कौन? मेथिल। ठीक है, तो मेथिल जो होता है बल्कि ग्रुप होता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बल्कि ग्रुप है। तो जब दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे की रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की वांडर वाल रेडियाई पे आ जाएंगे, और वांडर वाल रेडियाई पे आने की वजह से इनके बीच लगने लगते हैं स्टेरिक रिपल्सन। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जब भी दो ग्रुप कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे की वांडर वाल रेडियाई पे आते हैं तो इनके बीच में क्या लगने लगते हैं? स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। और इस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इट बिकम्स आउट ऑफ प्लेन। ये क्या हो जाएगा? ये प्लेन से ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। आउट ऑफ प्लेन मतलब समझ रहे हो, ये जो बेंजीन का प्लेन है इससे लिफ्ट कर जाएगा, इस प्लेन में लाई नहीं करेगा वो। बोलो भाई। अच्छा यस इससे क्या होगा? है ना, देखो इससे आपको लग रहा होगा सर इससे क्या फायदा होगा। देखो इससे फायदा नहीं नुकसान होगा। देखो होगा क्या, ये बेंजीन का जो कार्बोनिल ग्रुप था, है ना, ये जैसे ही थोड़ा भी आउट ऑफ प्लेन होगा तो इसके जो पी ऑर्बिटल है वो बेंजीन के पी ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन पे लाई नहीं करेंगे। है ना, मान लो कि ये बेंजीन का प्लेन है, तो बेंजीन के प्लेन से वो जैसे ही थोड़ा सा आउटवर्ड हो जाएगा तो इसके ये जो कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड है ये बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। इसका नहीं रेजोनेंस, होगा। है ना, इसका रेजोनेंस जो बढ़िया चल रहा था, मान लो ये नहीं बैठा होता, इसकी अब्सेंस में ये रेजोनेंस जो हो रहा था ये इसके आने की वजह से ये इनहिबिट हो जाएगा। मतलब ये जो रेजोनेंस है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बारे में लिख लो इट कांट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद बेंजीन।
तो ये बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। या फिर पार्टिसिपेट कर भी रहा होगा तो वो रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। वो रेजोनेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटल वहां पे बेंट होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बेटर है कि आप ये लिख दीजिए कि कॉन्जुगेशन इज इनहिबिटेड, ठीक है। और इस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट बोलते हैं, है ना। इस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, SIR इफेक्ट बोल रहे हैं। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस तो उसको, अभी है ना, इसको थोड़ा 3D में आप लोग समझने की कोशिश करिए कि मान लो ये तो प्लेन पे रहेगा, ये बेंजीन का प्लेन है, और ये वाला ग्रुप जो हो जाएगा ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, प्लेन से बाहर की तरफ लाई करने लगेगा, है ना। और इसके बाहर की तरफ लाई करने की वजह से इसका जो पाई बॉन्ड है ना बेटा, वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, और इसे ही हम लोग बोलेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस जो होता है, ये मेन साइज ऑफ ग्रुप पे डिपेंड करता है। SIR इफेक्ट के बारे में बस इतना ही हमें पता होना चाहिए, SIR इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप। एज साइज ऑफ ग्रुप इंक्रीजेस, SIR इफेक्ट इंक्रीजेस। जैसे यहाँ पे मैंने आपको मेथिल, कई बार देखो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बैठा के दे देगा, और उसमें पूछेगा कि बताइए ऑर्डर ऑफ SIR इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना बल्कि ग्रुप होता जाएगा उतना ज्यादा SIR इफेक्ट क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, है ना, उतना ज्यादा वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये एक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अभी ये लोन पेयर खूब बढ़िया से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इसकी आर्थो पोजीशन पे हम लोग क्या बैठा दें, कोई बल्कि ग्रुप, है ना, कोई भी एल्किल, देखो एल्किल, कोई भी एल्किल बैठा दो तो एल्किल बल्कि ही होते हैं, है ना। आर्थो, हाँ, लेकिन पोजीशन आर्थो होनी चाहिए, मेटा पैरा पे बैठाने पे कुछ नहीं होगा। अब जैसे मैंने एक मेथिल बैठा दिया, तो होगा कि ये दोनों मेथिल एक दूसरे की किस में आ जाएंगे, वन डबल रेडियस, है ना। और जैसे ही ये वन डबल रेडियस पे आएंगे तो SIR इफेक्ट लगना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा सा पार्शियली आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो ना, जो ज्यादा बल्कि होता है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, तो ये वाला थोड़ा सा पार्शली आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, जिससे उसका जो रेजोनेंस होगा वो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, है ना। जितना अच्छे से यहाँ पे हो रहा था उतना बढ़िया से वो रेजोनेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसा किया कि आपने ये जो मेथिल बैठाना था इसका साइज बढ़ा दिया, आपने मेथिल की जगह बैठा दिया आइसोप्रोपिल ग्रुप बैठा दिया मान लो, या एथिल बैठा दिया, तो SIR इफेक्ट और ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। SIR इफेक्ट क्या हो जाएगा, और ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, है ना। जैसे आपने आइसोप्रोपिल बैठा दिया, तो ये तो वैसे ही बल्कि था, और आपने अब की इससे भी बड़ा बल्कि ग्रुप बैठा दिया आगे, तो अब ये बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे, मतलब बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन लग रहा होगा, तो अब ये आपका बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, है ना। तो अब ये और भी ज्यादा आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, है ना। पहले ये आउट ऑफ प्लेन हुआ था लेकिन कम आउट ऑफ प्लेन हुआ था, तो ये बिकम मोर आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। जैसे यहाँ ये लिख लीजिएगा, इट बिकम आउट ऑफ प्लेन, है ना। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे SIR इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आर्थो पोजीशन पे जो एल्किल का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे SIR इफेक्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो उतना ही ज्यादा आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, है ना। जितना ज्यादा आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा उतना ज्यादा उसका रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात?
Yes. है ना। तो बस SIR इफेक्ट बस छोटा ही सा है ना, बस आपको पता होना चाहिए SIR इफेक्ट। हाँ, यही ग्रुप अगर मेटा और पैरा पे लगा दे तो कोई SIR इफेक्ट, ये चाहो तो नोट में लिख देना, एट मेटा और पैरा पोजिशन SIR इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, इन बेंजीनिंग। बेंजीनिंग में मेटा और पैरा पे SIR इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। Yes, sir. तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, SI मतलब GOC आपका कंप्लीट हो गया, GOC 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक सीट और है, वो 12th में, वो एक्चुअली 11th में नहीं है, वो 12th में है, लेकिन इसी के आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं उसमें, GOC 2 के नाम से, ठीक है। आप लोग अगर बोलोगे तो मैं GOC 2 के वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, 12th की पढ़ाई भी अभी कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. अपलोड कर दीजिए। है ना, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी में ही होता है, लेकिन एक बार 11th में देखना चाहो तो देख लेना आप लोग, तो 12th में रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगली क्लास से मैं देखो आपका जो, ठीक है, चलो फिर अभी मैं एंड कर रहा हूँ।